Today we will study lens maker's formula. What is lens maker's formula and what is its use? We are using the lenses for correction of eyes. We are using the lenses for microscope, telescope and all other optical instruments. What is the required quantity in a lens? The answer is the specification of lens is given by its power to bend the light so that this light which is coming parallel to the lens from far off, it all meets at a single point. This. So this light is converged by one type of lens. This is power of a lens because this portion of the lens, this act like a prism, will bend towards base. This portion of the lens, this also act like a prism, but base is on this side. So this will bend on this side. Result, all the rays will come and meet at this point. This is speciality of lens, half prism sending down and this half prism sending up. So all the rays meet at a single point. The curvature keep on changing. Right? Okay. So in this lens the important quantity is this distance which is known as focal length. And the bending power P of a lens is inverse of focal length. जितनी फोकल लेंथ छोटी होगी, आप देखिए इसने यहाँ मोड़ा, अगर ये इसको इतना बेंड नहीं करेगा, लेस पावर होगी तो ये इतना मोड़ेगा छोटा सा और ये फोकल लेंथ क्या हो गई, ज्यादा लंबी हो गई. सो व्हेन द पावर ऑफ बेंडिंग इज लेस द फोकल लेंथ बिकम लॉन्गर. इफ पावर ऑफ बेंडिंग इज लार्ज, इससे भी ज्यादा इसने मोड़ दिया तो ये ऐसा जाएगा और इधर वाला ऐसा जाएगा, तो फोकल लेंथ ये हो गई. तो हम क्या देख रहे हैं, इफ पावर इज मोर focal length become small, if power of bending is less the focal length become larger. So power is opposite of focal length. Very simple formula. तो ये है power of bending. Now for our eyes correction or for any correction, what we need to make a lens which has got a particular power. We want power, we want focal length. So according to our requirement, according to our relations, we want to find out a particular focal length. So we ask the manufacturer to manufacture a lens for us which has got this much focal length. हमने उसको ऑर्डर दिया कि एक ऐसा लेंस बनाओ जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर हो, एक ऐसा लेंस बनाओ जिसकी फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर हो. इस तरह से हम मेड टू ऑर्डर लेंस बनवा सकते हैं. ठीक है, तो जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा ही इज ए लेंस मेकर. उस लेंस मेकर के पास क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, तो आंसर है उसके पास 2 डाई होती हैं. डाई क्या होता है, सांचा, और उसके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास. सो व्हाट ही डज, he will fit one die like this plate. कप, चाय का कप प्लेट होता है ना, उसकी एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये दोनों प्लेट को उसने ऐसे चिपका दिया, एकदम चिपक गए. इस यहां से एक होल करके उसने उसमें ग्लास भर दिया, मॉल्टन ग्लास, और फिर वो ग्लास उसमें सॉलिड होके जम गया. अब इसने इसको खोल दिया. व्हाट ही विल गेट, ए लेंस. He is the lens maker. उसने क्या यूज किया, 2 कर्व सरफेस के डाई प्लस ए मटेरियल विच हैज गॉट ट्रांसपेरेंट. मटेरियल कितना मोड़ेगा उसके लिए मटेरियल की एक फिजिकल क्वांटिटी हमको पता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, पावर ऑफ बेंडिंग. एवरी मटेरियल, एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज गॉट ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक. दूसरा,
ये जो दो डाई लगाता है इसका अपना अपना कर्वेचर होता है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। चेंज किस में आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस वेरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके पास अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर के डाइज रहते, सांचे रहते, और उसके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है। सो व्हाट ही हैज, रेडियस ऑफ वन डाई, रेडियस ऑफ द अदर डाई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यूज करना, उसको करेगा, 1.6 यूज करना है उसको करेगा, 1.3 यूज करना है उसको करेगा। दिस इज नोन टू हिम। R1 R2 वो अपना अलमारी से निकालेगा, जो उसकी मर्जी। लेकिन हम उसको जो ऑर्डर देते हैं वो क्या देते हैं कि मेरे को इतनी पावर चाहिए, और पावर मतलब क्या चाहिए? फोकल लेंथ। तो हमारा ऑर्डर किसका होता है? फोकल लेंथ रिक्वायर्ड, और उसके पास गिवन क्वांटिटी क्या होती है? R1 R2 एंड म्यू, ये उसके पास गिवन है। अब उसको इस तरह से सेट करना है R1 R2 और म्यू की वैल्यू कि लास्ट में जो लेंस बन के निकलेगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो हमको चाहिए। ठीक है, तो कितना R1 R2 लेना है। जैसे हमने उसको बोला फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर देना, उसके पास ग्लास है 1.5, ठीक है, तो उसको कितना R1 लगाना चाहिए, कितना R2 लगाना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए। वो जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि लेंस मेकर उसको यूज करता है। समझ आया लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हुआ? ओके, नाउ वी विल मेक दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रेडियस 1, रेडियस 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका रिलेशन हमको निकालना है। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखिए ये इस लेंस को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बड़ा बना रहा हूं। नॉर्मली दे आर थिन लेंसेज। ये इसमें एक कर्व्ड सरफेस है। इस कर्व्ड सरफेस का ऐसे करेंगे तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा। लेट अस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस नंबर 1। देन दिस इज अनदर सरफेस, इधर से गोल सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, लाइक दिस। दिस इज C2। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस नंबर 2। सरफेस 2 का इस तरफ, सरफेस 1 का इस तरफ। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर हमने एक इमेजिनरी लाइन लंबी बना दी। तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। This is principal axis. So what is principal axis in a lens? The line joining two center of curvatures. ये principal axis यहां से पार होती है। ओके, ये दोनों लेंस है। ये यहां से इसको जहां से काटती हुई जाएगी, ये पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, या इसको हम C लिख लेते हैं बिकॉज O वी विल यूज फॉर ऑब्जेक्ट। दिस इज C। ठीक है, ये लेंस। अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा, सपोज यहां रखा। यहां से इसकी एक रे, 2 रे हमको चाहिए ये जानने के लिए कि उसकी इमेज कहां बनेगी। एक रे हम कहां पर लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो पाथ हमको मालूम है विदाउट एनी डाइवर्शन। तो एक रे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर चली गई। दिस गोज विदाउट एनी डेविएशन एंड स्ट्रेट दिस वे। ओके, दूसरी रे
हमने ली जो कि यहाँ गई और यहाँ से ऐसे जा रही थी इन दिस डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया. दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम. ओके, तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स और अवे, टुवर्ड्स नॉर्मल. तो हमको एक नॉर्मल चाहिए. नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं? जॉइनिंग द पॉइंट विद सेंटर. तो इस सेंटर को हमने इस पॉइंट से मिलाया और ये ऐसा बन गया, दिस. ओके, दिस इज नॉर्मल फॉर सरफेस नंबर 1. अब इस लाइन ने किधर मुड़ना है? टुवर्ड्स नॉर्मल. तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है ऐसे, ये, और इस डायरेक्शन में ऐसे, इस तरह से यहां पर इंटरसेक्ट. अगर यहां पर ये फिर से ये वाली सरफेस नहीं होती, पूरा ग्लास होता, पूरी ये मीडियम होती, तो ये रे ऐसे जाती और जाकर यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होता और यहां पर इमेज बनता. राइट? ओके, लेकिन ये यहां पर इमेज बन जाता. एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, यहां से हम देखते इमेज बन गया. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि ये यहां से यहां तक गया और ये मीडियम फिर चेंज हो गया. अब जब ये मीडियम चेंज होगा तो ये रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी. उस रिफ्रैक्शन को देखने के लिए डेंसर टू रेयरर, वेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो यहां पर फिर हमको नॉर्मल चाहिए, तो ये नॉर्मल चलेगा? आंसर है नहीं चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल किस सरफेस का है? सरफेस नंबर 1. ये अभी रिफ्रैक्शन कौन कर रही है? सरफेस 1 और 2. यस, सरफेस नंबर 2. इसलिए नॉर्मल भी सरफेस नंबर 2 का चाहिए और इस पॉइंट पर चाहिए. सो वी जॉइन दिस. ये हमने इसको ऐसे जॉइन किया और ये इसका नॉर्मल बना. अब ये जो जा रही है, दिस विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये यहां से अवे गई और ये यहां से बेंड हो गई, कहीं भी ऐसा चली गई. लेट अस से ये यहां से ऐसे आ गई, लाइक दिस, because it has moved away from the normal. and 2, और ये यहां से इधर आ गई. So this is O, this is P, this is Q and this is R. O, P, Q, R is the path of the ray. समझ आ गया? O, P original direction, P, Q refraction by surface number 1, then QR refraction by surface number 2 और ये यहाँ पर आ गई. अब जब ये यहाँ पर आई है, ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ये दोनों ऐसे बनी, तो हमको इमेज कहाँ दिखेगी? आंसर है यहाँ पर हमने आंख रखी, ये 1 और ये 2 और हमको यहाँ पर इमेज दिखी, दिस इज आई. क्योंकि फाइनली ये दूसरी रे है और ये एक्चुअल पहली रे है, ये दूसरी रे है, दिस बिकम्स इमेज. ओके, नाउ where are the optical distances? Answer, for the lens, this is U, object, और ये क्या है? V. ठीक है? ओके, ये फाइनली. अब ये वाला डिस्टेंस कितना है? R2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? R1. ओके, इसमें हम लोगों को ज़्यादा डेरिवेशन नहीं चाहिए. क्यों? मेन जो डेरिवेशन की टेक्निक है वो हम लोग पिछली सरफेस वाले में कर चुके हैं. तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. ड्यू टू
रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1। सरफेस 1 कहां से कहां हो रहा है? तो आंसर है सरफेस 1 रेयर से डेंसर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू अपॉन r। ये फॉर्मूला था। पहले फॉर्मूले को एज इट इज लिखिए, देन पुट वैल्यूज। और कौन सी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे? ज्योमेट्रिकल। तो v किस रिफ्रैक्शन के लिए? पहला रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन के लिए u कहाँ है? O से लेके यहां तक ये u है। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए v कहाँ है? ये ऐसे जा रही है। ये तो दूसरा रिफ्रैक्शन आ गया, इग्नोर कर दीजिए। तो पहला रिफ्रैक्शन कहाँ ले जाता? यहां पर ले जाता। तो ये वाला जो डिस्टेंस है c से लेके i डैश तक, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन 1। ये बात समझ में आई? अगर यहां पर पूरा ऐसा मटेरियल रहता तो ये यहां जाती, अभी भी उसका निशाना उधर ही है। सो दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज मेड बाय सरफेस नंबर 1। तो v की वैल्यू हम लिखते हैं μ2 अपॉन v कितना? c इंटू आई डैश। प्लस की माइनस? प्लस उस तरफ है। हमारे लिए जब ये रे ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? दिस इज पॉजिटिव। और v इस तरफ है, इसलिए पॉजिटिव सी आई डैश माइनस μ1 अपॉन u, c से लेके o तक, लेकिन यस माइनस CO उल्टी डायरेक्शन में है। यहां से हमने मेजरमेंट करने हैं, सो दिस इज दिस। ओके, एक्चुअली ऑप्टिकल डिस्टेंसेस हमको यहां से लेना चाहिए इस सरफेस का, पर हम लोग क्या मानते हैं? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ऑल दे आर क्लोज टू ईच अदर, M and C। तो इसको हम लोग यहां नोट कर लेंगे। We suppose for thin lens M, N and C are at one point. Okay, ये आ गया। This is equal to μ2 minus μ1 upon R। R की वैल्यू क्या लेंगे बताइए? C से लेके C1 तक, C1 और साइन पॉजिटिव। ये हो गया। अब दिस इज रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1। बाय सरफेस 1। अब इसके बाद हम लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 2। सरफेस 2 वाला केस, सरफेस 2, इसमें इंसिडेंट रे कौन है? ये यहां पर ये सरफेस 2 है। सरफेस 2 में इस जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे कौन है? PQ। आउटगोइंग रे कौन है? QR। देखा? इंसिडेंट रे PQ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? ओके, उसको बाद में लेते हैं। पहले ये डेंसर है और ये रेयर है। द रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या लगेगा व्हेन इट इज डेंसर टू रेयर? तो μ1 की जगह क्या आ जाता है उसमें? μ2, क्योंकि u किस में है? μ2 में है। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है उसमें?
μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, दोनों एक्सचेंज हो गए। अब पुट वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज यहां पर शुरू करते हैं। μ1 अपॉन v, ये इसके बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहां पर गया, तो इसके लिए v कौन है? c से i, c i। साइन कैसा है? प्लस, क्योंकि इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट है, इसलिए ऑल लेंथ टुवर्ड्स राइट आर पॉजिटिव, तो c to i इज पॉजिटिव। सो दिस वी कैन राइट एज c i पॉजिटिव माइनस μ2 अपॉन u। अब इसके लिए u कौन सा लेना है? तो देखिए, पहले वाले ने इमेज कहां बनाई थी? आई डैश पे। इसने क्या किया? दूसरी सरफेस ने आई डैश की इमेज को उठाकर कहां ले आई? आई। तो ये है इसका ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट कहां था? आई डैश, जिसको ये सरफेस जैसे ही हमने बनाई उसने आई डैश को उठा के कहां ले आए? आई पे। इसलिए याद रखिए, पहली सरफेस का जो इमेज का पोजीशन है वो दूसरी के लिए क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट का लोकेशन। एक दूसरा आर्गुमेंट सुनिए। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर क्रॉस करती है वो जगह क्या होती है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। ये है इंसिडेंट रे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है? आई डैश पर, तो ये किसकी लोकेशन है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन। समझ आया? इसलिए सेकंड सरफेस के लिए अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है और ये इमेज की लोकेशन है। समझ आया? तो याद रखिए, पहले एक रिफ्रैक्शन हुआ, उसने जहां इमेज बना के दिया, दूसरी के लिए हम उसको क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और उसी के अनुसार हमने इसको रखा u। तो u की वैल्यू हमको क्या लिखनी है? c से लेके i डैश तक, c i डैश। ये आ गया। दिस इज इक्वल टू μ2, यहां पर क्या है? μ1 माइनस μ2 अपॉन r की वैल्यू बताइए। रेडियस कहां से कहां तक होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? C2। तो रेडियस कितना हुआ? CC2। अब इसका साइन माइनस, क्यों? इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, बट रेडियस इज ऑन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज नेगेटिव। सो वी विल राइट इट माइनस CC2। ये आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट, ये जो माइनस CC2 है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1। हम चाहते हैं कि ये μ2 माइनस μ1 हो जाए, क्योंकि इधर भी क्या है? μ2 माइनस μ1। अगर हमको इसके साथ इसको कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर डिवाइड करना है, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए, और हमारे लिए इसलिए ये अच्छा रहेगा कि हम इसको माइनस कर दें, ऊपर नीचे। ठीक, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा? प्लस। अब हमने क्या किया? ये दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। यहां पर एक हिंट आप याद रखेंगे, इन दोनों में से हम वर्चुअल आई डैश जो कि नहीं है उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं।
If you want to eliminate, then here it should be minus and here it should be plus. अगर ये हमारा नहीं आया तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है. वी शुड रिवाइज इट एट दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, ये बीच में आप चेक कर लेना, नहीं तो आगे जाके और प्रॉब्लम होगा. राइट, ओके. अब हाँ, इसको लेते हैं. एडिंग द टू इक्वेशंस. तो μ2 अपॉन सी आई डैश प्लस और μ2 अपॉन सी आई डैश माइनस कैंसल. अब प्लस कौन कौन होगा? माइनस और माइनस प्लस μ1 अपॉन सी ओ. μ1 अपॉन सी ओ ये हो गया. इधर का लेफ्ट हैंड साइड ये कैंसल हो गया, ये बच गया. μ1 अपॉन सी आई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करना है तो क्या कॉमन निकालेंगे? μ2 माइनस μ1. हाँ, यहां से μ2 माइनस μ1 लिया, क्या बचा? 1 अपॉन CC1. 1 अपॉन CC1. यहां क्या बचा? μ2 माइनस μ1. इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस. माइनस इंटू माइनस प्लस. तो नीचे क्या बचा? CC2 प्लस 1 अपॉन CC2. ये प्लस की कहानी समझ आ गई? ठीक है ना, बिकॉज वी वांटेड μ2 माइनस μ1. ये रिलेशन आ गया. अब इस रिलेशन में μ1 कॉमन निकलेगा और ये कॉमन निकालकर हम इधर ले गए. तो अब हमें ये क्या मिला? 1 अपॉन CO प्लस 1 अपॉन CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1. μ1 कॉमन निकला, डिवाइड किया, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2. नाउ पुट वैल्यूज. अब हम इसमें ऑप्टिकल वैल्यूज रखते हैं. ऑप्टिकल वैल्यू बताइए. CO इस पूरे लेंस के लिए, सो वैल्यूज फॉर लेंस. CO इस पूरे लेंस के लिए क्या है? U. ठीक है, माइनस की प्लस? माइनस. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन U प्लस CI क्या है? C2I, दैट इज ये वाला I. इस लेंस के लिए ये फाइनल V है. सो दिस इज V और साइन कैसा? प्लस. ठीक, इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन CC1. CC1 is what? Yes, 1 upon R1 plus CC2. CC2 that is R2 और उसका साइन क्या होगा? माइनस. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन R2. ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, सिंप्लीफाई. सो व्हाट डू वी गेट नाउ? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये फॉर्मूला आ गया. नाउ 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है डिस्टेंसेस से और इसकी फोकल लेंथ से रिलेशन होती है. क्या रिलेशन है? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. सो दिस वी कैन राइट बाय लेंस फॉर्मूला दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन F. This is equal to
μ2 अपॉन μ1. इफ μ1 इज एयर तो μ1 की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा μ minus 1. When we don't write anything then it is 2 1 μ minus 1 और ये 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये हमारा फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मूले में देखिए किस किस का रिलेशन है. फोकल लेंथ रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस 1, रेडियस 2. शुरू में हमारी यही बात हुई थी कि हम उसको क्या बताएंगे, फोकल लेंथ, और उसके पास अवेलेबल क्या है r1, r2 और म्यू. तो वो क्या करेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर पुट करेगा, म्यू की वैल्यू यहां पुट करेगा. r1 r2 अलग अलग बनाने हैं तो अलग अलग लेगा, एक बनाना है तो एक ही लेगा और लेंस बना देगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम एंड दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. याद रखिए इसे आप लेंस फॉर्मूला नहीं कहेंगे. लेंस फॉर्मूला इज 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है बिकॉज दिस इज यूजिंग म्यू एंड आर. दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये लेंस में अगर हम चाहे तो 1 अपॉन एफ को क्या लिख सकते हैं, पावर. तो ये डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला हो गया. पावर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. ओके, अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल लिखिए. फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. इक्वी शब्द लगाने से क्या हो जाता है, तो आंसर है इक्वी शब्द का मतलब होता है r1 इज इक्वल टू r2. दोनों r कैसे हैं, एक जैसे. ओके, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर of power 2 diopter what should be radius of curvature. उसमें हम ग्लास यूज कर रहे हैं 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि लेंस मेकर के पास है. तो उसको रेडियस कौन कौन से यूज करने चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन कौन से उसको यूज करने पड़ेंगे, और यही वो बात सोचता है. आप कैलकुलेट करके बताइए. पावर कितनी है, 2 यूनिट्स. ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी दे सकते हैं और पावर भी दे सकते हैं. सुनिए, अगर मैं आपको ये दूंगा कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर कितनी होगी, तो आंसर है 50 सेंटीमीटर. मीटर बनाइए. 50 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं, हाफ मीटर. एफ क्या लिखेंगे, हाफ. 0.5, तो पावर कितनी हो गई, 1 अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल टू 2. तो उसकी पावर क्या कहलाएगी, 2, और उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर. सो पावर इन डायोप्टर. फिर से जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर 1 डायोप्टर. ठीक, जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है उसकी पावर 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5. अगर मुझे चश्मा लगा है 1.5 नंबर का, तो फोकल लेंथ कितनी, 1.5 नंबर मतलब पावर. तो P की जगह हम क्या रखेंगे, 1.5. 3 अपॉन 2, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 2 अपॉन 3 मीटर.
2/3 मीटर इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। समझ गए? F किस में लेना है? SI यूनिट मीटर, तो पावर भी किस में आएगी? SI यूनिट डायोप्टर। ठीक, अब हम वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेट करिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस लेंस मेकर फॉर्मूले में पावर कितना रखना है? 2। म्यू कितना रखना है? दोनों रेडियस किसके बराबर है? R के बराबर। आपका क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। R कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए याद रखिए, लेंस, इसका रेडियस इस तरफ है, इसका रेडियस, तो अगर इसका रेडियस प्लस R है तो इसका रेडियस, हाँ, हैं दोनों इक्वल, दोनों R हैं, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करते हैं वी पुट इट अलोंग द साइन, इसलिए दूसरे वाले को आप क्या लिखोगे? ये -R। ठीक है, तो अब इसको करिए। वन अपॉन R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/2R। ऐसे ही होता है? नहीं होता? तो अच्छा, 2/R। ठीक है, सो ये R की वैल्यू आ गई। हाँ जी, तरीका समझ आया? ओके, कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, वी विल लर्न दैट। तो अगर पावर नेगेटिव है तो हम P की वैल्यू माइनस में रखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट रेडियस ऑल्सो। तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। अगर हमको इसका डेरिवेशन आता है वी विल राइट इट लाइक दिस, यहां से स्टार्ट करेंगे। पर कई बार हमको डेरिवेशन आता है दैट फाइंड आउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब क्या है? पहली सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर uv का रिलेशन निकालिए, दूसरे के लिए फिर μ2 के लिए uv का रिलेशन निकालिए, जो दो कल हमने किए, और फिर उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले जो हमने लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कहां से आए? पहले उनके डेरिवेशन करिए, उसके बाद फिर ये डेरिवेशन करिए, दैट इज कंप्लीट डेरिवेशन। इतना लंबा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, पर ये बहुत रेयरली आता है। 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन के लिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है, सिंगल सरफेस वाले नहीं करने। 5 मार्क्स के लिए पहले सिंगल सरफेस का करोगे और उसके बाद 2 सरफेसेस मिला के करोगे। ठीक है, सो दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में एक चीज याद रखिए, अगर हम किसी लेंस को पानी में डाल दें या किसी लिक्विड में डाल दें तो उसकी फोकल लेंथ का क्या होगा? इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन इट हैज टू बी फाइंड आउट बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला, नॉट बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में अगर हम लेंस को पानी में डालते हैं तो कहां पर चेंजेस आएंगे? ये पानी में हमने डाला, ये वाटर, देखिए जब ये यहां पर था एयर में तो ये यहां पर ऐसे जाकर मिलती थी, ये क्या है? इसकी फोकल लेंथ इन एयर। फिर से पानी के अंदर हमने पैरेलल रेज भेजी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? अगर इसकी पावर बढ़ गई तो मोड़ने की पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो लेंस kept in other medium, what is the change on focal length?
इसको हम निकालना चाहते हैं तो इसको किससे निकालेंगे? देखिए, इन एयर 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 in liquid 1/f in liquid is equal to μ2 upon mu liquid minus 1/r1 minus 1/r2। ये फॉर्मूले ठीक है। ये μ1 किसका है? एयर का, इसलिए हमने क्या ले लिया? 1। अब इनको कंपेयर करना है तो इससे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको R1 R2 भी नहीं पता। तो ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है डिवाइड करने से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा? इसको इससे डिवाइड किया, ये उल्टा हो गया। फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करिए, दैट इज द आंसर। ये जब हमने डिवाइड किया, ये पहले वाला स्टेप में लिखता हूं, दिस अपॉन दिस। ये बताइए -1 तो दोनों में एक जैसा है। ये μ2 अपॉन 1 और μ2 अपॉन μl, 1 और μl इन दोनों में कौन बड़ा है? μl इज लार्जर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज लार्जर देन एयर, तो ये लार्जर देन 1 होगा। अगर ये लार्जर देन 1 है तो ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी कैसी हो गई? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा होने से क्वांटिटी छोटी हो गई। तो ये वाली क्वांटिटी नीचे वाली कैसी है? छोटी, और ऊपर वाली क्वांटिटी कैसी है? बड़ी। ठीक है, तो कौन बड़ा है इन दोनों में? फोकल लेंथ इन द लिक्विड इज लार्जर, फोकल लेंथ इन द एयर इज स्मॉलर। समझ आया? तो इसकी फोकल लेंथ इससे ज्यादा लार्ज होगी। अगर ये इतनी है तो ये यहां तक जाएगी, ये ऐसे इस तरह से। तो देखिए, ये इतनी फोकल लेंथ है और ये वाली इतनी फोकल लेंथ है। दिस इज लार्जर। ठीक है, क्यों? फिर से देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2, इसका कितना है? 1। इसका कितना है? μ2, इसका कितना है? μl। तो यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा मुड़ेगा, यहां डिफरेंस बहुत कम है तो ये कम मुड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनली कितना होता है? μ2 अपॉन μ। यहां पर कितना है? μ2 अपॉन 1। तो ये ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बड़ा होता है ना। ओके, तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई? छोटी, इसलिए कम बेंड होगा और ये वाला ज्यादा बेंड होगा। तो जब भी हम लिक्विड में लेंस को डालते हैं, फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? इंक्रीज, राइट? ओके, अब एक चीज और, हमने इस लेंस को ऐसे लिक्विड में डाला, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो इसका टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? μ2 अपॉन μ1, दैट इज म्यू अपॉन म्यू। तो ये म्यू अपॉन म्यू कितना होता है? यहां पर 1। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो वो मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? आंसर है नहीं मुड़ेगी। अगर नहीं मुड़ेगी तो कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। कैसी जाएगी? स्ट्रेट। और ये जो लेंस है, इसकी पावर, कौन सी पावर? मोड़ने की पावर खत्म हो गई। ये बात समझ में आई? सो व्हेन वी पुट ए लेंस इन ए लिक्विड such that refractive index of the liquid is equal to the refractive index of lens, then there is no action of bending.
It may be there is no action of converge, there is no action of diverge, the lines will go straight. समझ आया? अब उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम इस लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाएं, कार्बन डाइसल्फाइड या कुछ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा होता है, तब क्या होगा? ओके, अगर ग्लास से भी ज्यादा है तो 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1. सॉरी, 1/f इज इक्वल टू, अगर μ1 लिक्विड का ज्यादा हो गया तो μ2 अपॉन μl इज लेस देन 1. लेस देन 1 माइनस 1 इज निगेटिव. कैसा हो गया? नेगेटिव. तो f की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव. और नेगेटिव f किसका होता है? नेगेटिव f होता है कॉनकेव लेंस का. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा काम करना शुरू कर देता है? कॉनकेव लेंस के जैसे. फिर से, when a convex lens is placed in a liquid whose refractive index is more than the refractive index of lens, then it start behaving like a concave lens. समझ आया? ओके, तो लिखिए एक क्वेश्चन. A convex lens made of glass of refractive index 1.5 is placed in water. Okay, a convex lens f is equal to 10 centimeter. A convex lens, focal length 10 centimeter, made of glass this is placed in water. What is effective focal length now? पानी में उसकी focal length कितनी हो जाएगी? वो 1.5 और 1.33 को मैंने क्या लिख दिया, 3/2 एंड 4/3, तो उसको कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी. 9/8, 9/8 माइनस 1 इज 1/8, और ऊपर 1.5 को क्या ले लिया, 3/2 माइनस 1, तो सारे डेसिमल हट गए, फ्रैक्शन में ले लिया. तो
फोकल लेंथ कितनी आ गई? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड विल बी 40 सेंटीमीटर, राइट? अच्छा, एयर में उसकी पावर कितनी थी? 10, 1/10 सेंटीमीटर। कितनी पावर हुई? 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, 0.1 मीटर, तो पावर कितनी हो गई? 1/0.1, दैट इज 10। तो जिस लेंस की पावर एयर में 10 थी, पानी में जाके कितनी हो गई? 1/0.4। 1/0.4 क्या होता है? 2.5। कितना? 2.5। तो बाहर में कितनी थी एयर में उसकी पावर? 10, पानी में जाके कितनी हो गई? 2.5, डिक्रीज हो गई। तो पावर डिक्रीज होती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। रिमेंबर, मोड़ेगा, ज्यादा मोड़ेगा कि कम मोड़ेगा? तो आंसर है कम मोड़ेगा। पावर कम हो गई, फोकल लेंथ बड़ी हो गई। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व फॉर लिक्विड्स। एफ इंफिनिटी कब होता है? जब ये पैरेलल रेस कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पे, दे विल गो स्ट्रेट। पावर जीरो। mu liquid is more than mu solid, then